मार्च में जब विधानसभा का सत्र था उसके अगेंस्ट में वो बात कर रहे थे, ये हो नहीं सकता है, होगा तो फिर कोर्ट इसको निरस्त करेगी। और अचानक तो हमने कहा कि उसको जब मैंने पढ़ कर के देखा कि आप देखेंगे उसमें 1932 तो कह रहा है, लेकिन नियोजन को उसके साथ नहीं जोड़ा है, नियोजन को अलग रखा है। तो नियोजन जब उसके साथ है ही नहीं तो फिर 32 और 36 का या 20 का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो अब धीरे धीरे जो लोग खुशी मना रहे थे उनको भी अब समझ में आने लगा कि यार ये लोग तो हम लोगों को ठगा है इन्होंने। तो आज तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से उन्होंने लाया, क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि किसी भी दिन इनकी कुर्सी चली जाएगी। तो बार बार कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी झारखंड के लोगों के वो हितैषी नहीं रही। आज संथाल परगना के खास करके पाकुड़ और साहेबगंज जिला डेमोग्राफी पूरी तरह से बदली हुई है। बड़ी आबादी बाहर से लोग आकर के वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके, तो ये डेमोग्राफी बदल जाएगी। तो कल हो करके राजनीति में भी उनको फिर हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई एक बार मिनी जिसको बोलते हैं ना, छोटे स्केल में संथाल परगना कोई हमें एनआरसी कर लेने चाहिए, ताकि ये तो पता चल सके कौन कहाँ से और कब आए हैं लोग, किस प्रकार से लोग बसे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई विरोध होनी चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की राजनीति में अभी 2-3 चीज़ें चल रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जो सदस्यता को लेकर लिफाफा बंद है उस पर असमंजस की स्थिति है। दूसरी तरफ ईडी की छापामारी, और तीसरा जो 1932 को लेकर जो है समर्थन और विरोध की बातें चल रही है। हमारे साथ जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी सर हैं। इनसे हम बात करेंगे और स्पष्ट जो है बातचीत, इसलिए कि हमेशा आपने देखा होगा ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया पर ही अपना ईडी को लेकर, छापामारी को लेकर काफ़ी जो है ये बातें रखते रहते हैं। सबसे पहले सर, ईडी को लेकर आप काफ़ी कुछ बातें मुख्यमंत्री और तमाम उनके लोगों पर तो निशाना साधते हैं, और लेकिन एक आरोप रहता है कि पीछे की बातें आप नहीं करते हैं जब स्टोन चिप की बात करते हैं। तो नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आपने देखा होगा शुरू में जब झारखंड में ईडी ने छापा मारा तो एक सचिव के ठिकानों पर छापा मारा, और उनके ठिकानों से 19 करोड़ से कहीं अधिक रुपया बरामद हुआ। उस समय तकलीफ किसको हुआ, कष्ट हुआ हेमंत सोरेन जी को, सरकार को, मुख्यमंत्री को। और उन्होंने कितना क्या क्या बयान दिया वो किसी से छुपा हुआ नहीं, मैं उन बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो उसी समय बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई अगर किसी अफसर के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा और करोड़ों रुपया बरामद किया और दर्द इनको हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है। उसी समय ये बातें समझ में आ गई थी। और फिर उन्होंने क्या बताया नहीं बताया ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे सामने बातें आती है। फिर आपने देखा होगा कि उनके एक दलाल के यहाँ भी छापा मारा, ईडी का छापा पड़ा। फिर ईडी ने उनके विधायक प्रतिनिधि है उनके यहाँ भी छापा पड़ा, और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और गिरफ्तारी के बाद जब अभी चार्जशीट सबमिट किया, यानी आरोप पत्र दाखिल किया ईडी ने, तो उसमें से जो कई एक चौंकाने वाले तथ्य सामने उन्होंने उजागर किया। एक साहेबगंज में ही उन्होंने कहा कि भाई 1000 करोड़ से कहीं अधिक की यहाँ पर यानी इलीगल पत्थर की यहाँ चोरी हुई है। तो ये बड़ी बात है। तो हम उसी में याद करते हैं कि भाई 1.5 साल पहले आज से हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि वहाँ किस प्रकार से पत्थर की चोरी हो रही, इलीगल कैसे, सड़क मार्ग से तो जाता ही है लेकिन ट्रेन से भी लोग ले जाते हैं। और हमने तो खाली एक जो मेरे पास जानकारी आई थी, सड़क का तो बार बार उल्लेख होता ही था, हम लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन जहाज़ से लोग पार कर रहे थे उस पर बारे में हमने लिखा था। तो आज भी मैं उसी को कहता हूँ कि भाई जिस बात को हमने उस वक्त लिखा, जो हमें जानकारी मिली थी, सरकार को हमने सचेत किया था कि भाई इस प्रकार से इलीगल या काम चल रहा है, इसको आप रोकें, कार्रवाई करें।
लेकिन उन्होंने रोका नहीं, कार्रवाई नहीं किया। और आज जब ईडी ने चार्जशीट सबमिट किया तो उन्होंने साफ लिखा है कि भाई मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि अगर 1000 करोड़ से अधिक की पत्थर के अगर इलीगल कारोबार हुआ एक जिला में, तो इसका मतलब है कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति से हो ही नहीं सकता है। तो हमने उस पर कहा कि भाई ईडी को, मुख्यमंत्री को भी सम्मान करना चाहिए, उसको भी पूछना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि हमने 1-1.5 साल पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अगर उन्होंने उस पत्र पर संज्ञान लिए होते तो आज ये दुर्गति उनकी नहीं होती। तो इसी बात को मैं कहता हूँ, कोई हम ऐसी कोई इधर उधर की बातें मैं नहीं कहता हूँ। जो मेरे पास जानकारी मिलती है, क्योंकि हम सरकार में नहीं अपोजिशन में, तो हमारा काम क्या है, हमारा ड्यूटी है कि भाई सवाल उठाना। अगर कहीं से जानकारी मिलती है तो सरकार के संज्ञान में लाना। लेकिन आपके सवाल चूक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि इनकी निजी जो संपत्ति है वो 250 करोड़ से ज़्यादा की है, उस पर काफ़ी लोगों उस पर उन लोगों ने, हमने क्या कहा कि हमने तो ये कहा कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट करके सबमिट किया है, जिसमें से 105 या 8 अभी याद नहीं है कि उतनी प्रॉपर्टी है उनकी पूरे देश में। और उसमें से कई एक प्रॉपर्टी तो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया हुआ है, कई एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी नहीं किया हुआ है। तो अगर उसकी जो वैल्यूएशन उन लोगों ने लगाया है, क्या बोलते हैं सीबीआई वालों ने, जो लोकपाल जांच करवा रही थी उस पर, तो उसको मैंने कहा कि और उसके अतिरिक्त उनकी और कितनी बेनामी संपत्ति है। 1-2 बेनामी संपत्ति तो मैं खुद जानता हूँ, किसी और के नाम से है लेकिन उनके कब्जे में है। सर, बात 1932 को लेकर करते, 32 जो अभी आया है उसको किस तरीके से देखते हैं? इसलिए कि अब जो लोग शुरू में जश्न मना रहे थे, अब उन्हीं लोग सवाल भी उठाने लगे हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? मैं तो बार बार कहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी झारखंड के लोगों की वो हितैषी नहीं रही है। आंदोलन जरूर किया, लेकिन आंदोलन के नाम पर उन लोगों ने उस समय भी पैसे लूटा खूब, यही सब काम करते रहा कि हर कोई जानता है। और आप याद करिए जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो शिबू सोरेन तो तिहाड़ जेल भी गए, किसी से छुपा हुआ नहीं, जो पैसा लिया बाकी सारे काम। चाहते तो वो अलग राज्य भी ले सकते थे। उस समय उनके यहाँ 5-6 MP हुआ करते थे झारखंड से, तो नरसिंह राव के साथ कैसे उनके क्या डील हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है बातें। तो ये लोगों ने कभी भी राज्य नहीं बनाया, संबंध अच्छे होने के बाद भी, बल्कि अपने हितों की लोगों ने या अपने स्वार्थ की लोगों ने पूर्ति की। हम कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी झारखंडियों के हितों सदैव हितैषी रही है और हित की वो सोचती है। और जैसे ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, 98 और 99 में 2 चुनाव तुरंत हुआ, 98 में सरकार बनी, 13 महीना में सरकार गिर गई। उस वक्त भी बिल पेश किया जा रहा था, उस समय बहुत हंगामा हुआ। जो बिहार के राजद लालू यादव थे, हम भी सदन में थे, हम जानते हैं उस समय कितना हंगामा हुआ था। उस समय तो जेएमएम के कोई MP भी नहीं थे सदन में। फिर 99 में उस समय भी शिबू सोरेन कोई सदन में नहीं थे, सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की। तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। तो आप बताइए कि भाई अलग झारखंड राज्य की लड़ाई तो स्वतंत्रता से चल रही थी, आज़ादी जब देश हुआ तो उस समय से, तब भी किसी ने कोई राज्य नहीं बनाया। बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते ही बीजेपी ने अलग राज्य निर्माण कर दिया। तो कौन हितैषी है झारखंड वासियों के, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी? और राज्य बनने के बाद भी सत्ता में भी लोगों को भागीदारी हो और सरकारी सेवाओं में भी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, तो उसके लिए फिर संयोग से हम राज्य के मुख्यमंत्री थे तो हमने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। और सर्वदलीय मीटिंग में आज भी उन सारे मिनट्स प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पड़ी होगी, जो उस समय के अध्यक्ष थे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के, जेएमएम से भी हमको याद है स्टीफन मारांडी बैठक में थे। तो सबों ने कहा कि बिहार सरकार ने जो 1982 में स्थानीय और नियोजन नीति उन्होंने लाई थी, भाई झारखंड सरकार को इसी को एडॉप्ट करना चाहिए, उसी को अंगीकार करना चाहिए।
और फिर हमने कैबिनेट बुलाई और फिर हमने उस परिपत्र को हमने अंगीकार किया, जिसमें ये लिखा हुआ था कि पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिनके पूर्वज का नाम दर्ज है उनको स्थानीय माना जाएगा और तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यही शब्द लिखा हुआ था और हाँ बिल्कुल स्पष्ट था और सबने सर्वसम्मति से कहा। और फिर बाद में जो भी राज्य में हंगामा हुआ, फिर लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने निरस्त किया। तो हमने उसी बात को मैं कहता हूं कि भाई जब पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड की कोर्ट ने जो निरस्त किया तो हेमंत सोरेन जी को उसकी अध्ययन कर लेनी चाहिए, तो उसमें कहाँ कहाँ क्या कोर्ट ने और निर्देशित किया है और उसके बाद पूरी तैयारी करके जाते हैं, जिसकी उन्होंने आज प्रस्ताव कैबिनेट से लाया और मार्च में जब विधानसभा का सत्र था उसके अगेंस्ट में वो बात कर रहे थे, ये हो नहीं सकता है, होगा तो फिर कोर्ट इसको निरस्त करेगी। और अचानक तो हमने कहा कि उसको जब मैंने पढ़ कर के देखा कि आप देखेंगे उसमें 1932 तो कह रहा है लेकिन नियोजन को उसके साथ नहीं जोड़ा है, नियोजन को अलग रखा है। तो नियोजन जब उसके साथ है ही नहीं तो फिर 32 और 36 का या 20 का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो इतना ही चाहते हैं ना कि भाई यहाँ के लोगों को सरकारी सेवाओं में भी जगह पर्याप्त मिले, लेकिन इन्होंने तो नियोजन को उसके जोड़ा ही नहीं है। तो अब धीरे धीरे जो लोग खुशी मना रहे थे उनको भी अब समझ में आने लगा कि यार ये लोग तो हम लोगों को ठगा है इन्होंने। तो इन्हों की चूँकि इनकी कुर्सी जाने वाली उनको समझ में है हेमंत सोरेन जी को अच्छी तरह से, किसी भी दिन। तो क्या ये 32 इमोशनल कार्ड है या कुछ और है? क्यों जल्दीबाजी में सर लाना पड़ा? इसके पीछे आप कुछ तो राजनीति देख रहे होंगे ना। तो उसमें 7 और 8वीं जो कंडिका भी जोड़ा गया है वो भी एक टर्म कंडीशन है कि केंद्र सरकार के पास भेजेंगे, नवी अनुसूची में ये करेंगे, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म के लिए नवी अनुसूची है। नहीं, मैंने ये कहा कि भाई आप केंद्र को भी भेजेंगे तो पूरी होमवर्क करके भेजेंगे ना। आपने तो कुछ भी होमवर्क नहीं किया है, आपने एक ऐसे ही प्रस्ताव कर रहे हैं, आप बताएंगे ना कि भाई क्यों चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की आप पूरे होमवर्क करते, होमवर्क तो आपने कुछ किया नहीं। तो आज तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारणों से उन्होंने लाया, क्योंकि हेमंत सोरेन को पता है कि किसी भी दिन इनकी कुर्सी चली जाएगी, तो इसलिए एक तर्कस से उन्होंने तीर निकाला। झारखंड में सर स्थानीय नीति तो होनी चाहिए, इस पर तो सभी सहमत है, इस पर में तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो किस तरीके की जिससे कि सबकी हिस्सेदारी और विरोध ना हो? देखिए उसके लिए तो सरकार को बजबता जिसको कहते हैं ना, अध्ययन करके सर्वदलीय मीटिंग बुलाते और अपना एजेंडा भी बढ़िया से रखते, लेकिन नहीं तो कुछ चाहते भी नहीं। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसी पर भी सदन में भी बहस ही नहीं करना चाहते हैं, बहुमत है तो बस ठीक है ऐसे ही पास करो। सर लास्ट सवाल, संथाल को लेकर आप लगातार वो भ्रष्टाचार की बात हो या आप जो है वह धर्मांतरण की बात हो को लेकर लगातार आप लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और पिछले दिनों आपने कहा कि एक एनआरसी की ज़रूरत है। क्या कुछ संथाल में ऐसा हो गया है जिससे कि जो वहाँ के मूलवासी और आदिवासी वही खतरे में पड़ गए हैं? देखिए संथाल परगना में आज से ही नहीं, जब 1990 की दशक की बात मैं कह रहा हूँ, तो उस समय भी वहाँ एजिटेशन होता था और उस समय वोटर लिस्ट का जो पुनरीक्षण हो रहा था उस समय बिहार सरकार थी। तो और उस वक्त कुछ वर्क किया था गवर्नमेंट ने। उस समय 18-20 हज़ार करीब मतदाता इलीगल तरीके से यहाँ बने हुए थे। फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बांग्लादेश से घुसपैठ करके पहले बंगाल आते हैं, फिर धीरे धीरे करके आज संथाल परगना के खास करके पाकुड़ और साहेबगंज जिला डेमोग्राफी पूरी तरह से बदली हुई है। बड़ी आबादी बाहर से लोग आकर के वहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। तो इसलिए हमने बार बार कहते हैं कि भाई अगर हमें इस डेमोग्राफी को हम ये नहीं करेंगे तो खास करके जो वहाँ ट्राइबल है उन्हीं की भूमि पर तो लोग बसेंगे, दूसरा कहाँ बसेंगे। तो ये डेमोग्राफी बदल जाएगी तो कल हो करके राजनीति में भी उनको फिर हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि भाई एक बार मिनी जिसको बोलते हैं ना, छोटे स्केल में संथाल परगना को हमें एनआरसी कर लेने चाहिए, ताकि ये तो पता चल सके कौन कहाँ से और कब आए हैं लोग, किस प्रकार से लोग बसे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई विरोध होनी चाहिए। इस मांग को लेकर सर आप केंद्र के सामने रखेंगे और क्या चाहते हैं? नहीं, स्टेट को करना है
और हम लोग तो बार बार मांग को रखते ही हैं, और आने वाला समय जब अवसर मिलेगा झारखंड में बीजेपी को, तो ज़रूर हम इस पर पहल करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने इतनी व्यस्तता में हमें टाइम दिया। तो आप सुन रहे थे स्थानीय नीति से लेकर और जो एनआरसी की बात होती, खासकर संतान को लेकर। पिछले दिन आपने देखा था कि कई हमने आदिवासी समाज के जो लीडर हैं उन लोगों ने ये सवाल भी उठाया था कि भाई अगर जो आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है तो हमें ये पहले धर्म जो इस तरीके से धर्मांतरण हो रहे अलग अलग तरीके से उन्हें रोकना होगा। इसलिए वो सबसे ज़्यादा सीरियस इशू है और उनके निशाने पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री थे। आपने सालखन मुर्मू का आपने देखा होगा कि वो सब इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार वो सीधे मुख्यमंत्री को बता रहे थे कि उनकी कहीं ना कहीं ये इशारे पर सब कुछ हो रहा है। तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे सहयोगी सी श्याममूर्ति के साथ सुशील संवाद, झारखंड। धन्यवाद।